आज की हमारी हिंदी पेडागोजी की क्लास नंबर सेकंड है। यदि आप लोगों ने जो हिंदी पेडागोजी की फर्स्ट क्लास है उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, यहाँ पर तो आप ना उसको भी देख लें। तो आज की इस क्लास में हम लोग भाषा शिक्षण के सिद्धांतों को देखने वाले हैं, जो कि आने वाला जो सीटेट एग्ज़ाम है और जो अदर टेट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि झारखंड टेट, उत्तराखंड टेट, हरियाणा टेट, यूपी टेट, एमपी टेट और केवीएस, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है ना इसमें जो हिंदी पेडागोजी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझ रहे हैं। इसके बाद हम लोग जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी लगा लेंगे, जिससे कि आपकी जो हिंदी पेडागोजी है ना काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाए और एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर आसानी से दे सकें। तो आज की इस क्लास में हम लोग देख लेते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं और वह किस प्रकार से भाषा सीखने में हेल्प करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले देख लेते हैं हम अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य का सिद्धांत। देखिएगा, अनुबंध के सिद्धांत या फिर सहचर्य का सिद्धांत। देखिएगा, शेषावस्था में बच्चे किसी शब्द की पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं। तो देखिए, शेषावस्था कब से कब तक की रहती है। जनरली ना शेषावस्था को जन्म से लेकर 5 वर्ष तक माना गया है। इसमें क्या होता है कि शेषावस्था में बच्चे किसी शब्द की, अब मान लीजिए कोई शब्द है, उसकी पहचान किसी वस्तु या व्यक्ति से उस शब्द का सहचर्य संबंध स्थापित करके सीखते हैं। सहचर्य का मतलब होता है संबंध। अब देखिए, इसका आप उदाहरण बता दें हम आपको। मान लीजिए आप बच्चे को पेन बता रहे हैं, ठीक है, उससे बोल रहे हैं पेन, तो उसको ना पेन दिखाना भी पड़ेगा, मतलब वह क्या कर रहा है। और यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं तो उस व्यक्ति को ना उसके सामने उपस्थित होना पड़ेगा। इस प्रकार से वह किसी भी शब्द की पहचान उस वस्तु या व्यक्ति की उसके सहचर्य या संबंध के साथ सीखता है। अर्थात शेषावस्था में सीखने की प्रक्रिया मूर्त होती है। मूर्त का मतलब रहता है, यदि आप बच्चे को किसी भी जानवर, पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं ना, तो वह पेड़ या पौधा, ठीक है, या जानवर उसके सामने उपस्थित होना चाहिए। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, पानी कहने के साथ साथ जब बच्चे को पानी दिया जाता है तो वह बच्चा धीरे धीरे पानी शब्द व पानी वस्तु के बीच संबंध स्थापित करके उसे समझने लगता है कि ये क्या है, ये पानी है, ठीक है ना, इससे जो है ना प्यास मिटती है, जो भी है सभी चीज़ें वह समझने लगता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, हम लोग यहाँ पे इसको भी देख लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि अनुबंध के सिद्धांत या सहचर्य के सिद्धांत में जो बच्चे का सीखना रहता है वह किस प्रकार का होता है। तो मूर्त सीखना होता है। और कैसे सीखता है बच्चा, जो है ना वह सहचर्य, मतलब कि जैसे व्यक्ति है या पेन है, उसको ना पेन के साथ, मतलब पेन शब्द के साथ साथ पेन बताना पड़ेगा, व्यक्ति को भी बताना पड़ेगा, ठीक है ना। किसी जानवर, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं तो उसे बताना पड़ेगा, ठीक है ना, और उस व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित करना पड़ेगा। पेड़ पौधों के बारे में बता रहे हैं, जानवरों के बारे में बता रहे हैं, तो वह सभी उसके सामने उपस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अनुकरण का सिद्धांत। और मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत है, भाषा अर्जन में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो है ना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस सिद्धांत का प्रयोग बालक के आरंभिक शिक्षा प्रभाव, ठीक है, जब उसकी शिक्षा प्रभाव होती है, मतलब शिक्षा जो है ना वह स्टार्ट होती है, इसके अंतर्गत बालक अपने परिवार, समाज आदि का अनुकरण, नकल करके सीखता है। इस तरह के अधिगम में भाषा का गुण दोष समाज, परिवार आदि पर निर्भर होता है। देखिएगा, अनुकरण का सिद्धांत में क्या होता है, बालक जन्म ले लेता है, 1 से लेकर 4 वर्ष तक वह क्या रहता है, घर पे ही रहता है या स्कूल भी जाने लगता है, मतलब प्रारंभिक जो है ना उसकी शिक्षा शुरू हो जाती है। तो उसमें क्या रहता है, बच्चा अपने परिवार में जो भी भाषा बोली जाती है तो ठीक है वह उसकी मातृभाषा हो जाएगी। अपने समाज में उस भाषा का क्या करता है, वह अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो नकल करके, अनुकरण करके उस भाषा को सीखता है। और अधिगम में भाषा का गुण दोष, यदि उस परिवेश में, उस समाज में अच्छे से भाषा बोली जाएगी, ठीक है ना, तो वह अच्छी भाषा सीखेगा। और यदि वह वातावरण ही कुछ जो है ना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वह उसी प्रकार की भाषा सीखेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चे की जो भाषा अर्जन है, ठीक है, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा रहती है वह उसके वातावरण और समाज पर निर्भर करती है। आगे देखेंगे अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत। तो देखिएगा, किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है। अभिप्रेरित मतलब यहाँ पर देखिए, अभिप्रेरणा का मतलब रहता है मोटिवेशन। जब हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं ना तो उसको अभिप्रेरणा कहा जाता है। एवं रुचि का सिद्धांत, तो उसकी रुचि के अनुसार। पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है, पुनर्बलन मतलब पुरस्कार वगैरह देना। तो देखिएगा, किसी कार्य की सफलता हमें अभिप्रेरित करती है कि हम और बेहतर कार्य करें। और किसी कार्य की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम उस कार्य को कितना रुचि लेते हैं। अर्थात बालक की शिक्षा के प्रति रुचि और उत्साह उसे सीखने के लिए प्रेरित करती है। अतः शिक्षक संबंधी, शिक्षण संबंधी पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का निर्माण, चयन बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए एवं उसे सदैव सीखते रहने के लिए अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। तो देखिएगा, बच्चा जब सेकंड लैंग्वेज सीखता है, मान लीजिए वह कोई भी लैंग्वेज सीख रहा है, तो उस लैंग्वेज में उसकी रुचि भी होना चाहिए, या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी भाषा हो, उसको सीखने में उसकी रुचि होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है ना पाठ्य सामग्री, पाठ्य वस्तु आदि का जो है ना चयन करना चाहिए, जिससे कि बच्चे
क्या करें, मोटिवेट हों खुद ब खुद उनको पढ़ने के लिए। और समय समय पर पुनर्बलन भी दिया जाना चाहिए। जैसे कि पुनर्बलन का मतलब बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनको ना उनका प्रशंसा की जाए, तो ये एक पुनर्बलन है, ठीक है। अभिप्रेरणा मिलेगी उनको इससे और वह काफ़ी ज़्यादा इससे सीखेंगे। अगला देखेंगे क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है, देखिएगा, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। क्रियाशीलता, यहाँ पर इसको देखिए, सबसे पहले ना हम लोग इस प्रकार समझ लेते हैं। क्रियाशीलता, देखिए क्रियाशीलता का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिया, ठीक है। मतलब क्रिया मतलब कर रहा है वह चीज़ों को, ठीक है, किसी ना किसी क्रिया को तो कर रहा है, ठीक है ना। क्रियाशीलता मतलब उसमें लगा हुआ है। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब रहता है करके सीखना। इसके बाद देखेंगे, जब बालक किसी कार्य को स्वतः करके सीखता है तो वह उसे जल्दी और आसानी से सीख और समझ लेता है। अतः बालक को सदैव खुद से करके सीखने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। जैसे कि कोई समस्या बच्चे के सामने दे दी है, आप पेड़ों के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को ना पेड़ लगाने के लिए भी कहना चाहिए। वह खुद करेगा, पेड़ को देखेगा, प्रतिदिन पानी देगा, तो वह अच्छे से सीखेगा। तो क्रियाशीलता सिद्धांत का मतलब रहता है करके सीखना। आगे देखेंगे अभ्यास का सिद्धांत, काफ़ी इजी है। अभ्यास का सिद्धांत, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा, आज आप इस क्लास को देख रहे हैं, आने वाले 10, 12, 15, 20 दिन में इस क्लास को आप लोग भूल भी सकते हैं, ठीक है। बट आप यदि इसका कंटिन्यूली ना अभ्यास करते रहेंगे, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में इस क्लास को फिर से देख लेंगे, तो आपको ये काफ़ी अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि उसी से वह हमारे व्यवहार में आती है। भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर मिलने से बच्चों का विकास जल्दी हो जाता है। मान लीजिए बच्चों को ना आप सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसका अभ्यास कराना भी ज़रूरी है। जिस लैंग्वेज को सिखा रहे हैं आप यदि उसका पर्याप्त अभ्यास नहीं कराएंगे तो बच्चे को सीखने में प्रॉब्लम होगी। यदि उसको आप पर्याप्त अभ्यास कराएंगे तो वह उसी भाषा को काफ़ी अच्छे से सीख लेगा। और इसी प्रकार से भाषा अर्जन में भी क्या होता है कि जब बच्चे को सीखने के अवसर मिलेंगे, ठीक है, तो वह उस भाषा अर्जन ना उसका काफ़ी अच्छा होगा। तो वह सभी भाषाओं को जो भी हैं, ठीक है ना, सेकंड लैंग्वेज हो या फिर हम यूँ कहें भाषा अर्जन, उसकी क्षेत्रीय भाषा, मातृभाषा, उसको अभ्यास के सिद्धांत से आसानी से सीख सकता है। आगे देखेंगे हम लोग आवृत्ति का सिद्धांत। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को जितना अधिक दोहराया जाए, आवृत्ति का मतलब रहता है दोहराना, ठीक है, याद रखिएगा। आवृत्ति का मतलब रहता है दोहराना। यहाँ पर देखिएगा, नोट डाउन जरूर करते जाइएगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आते हैं तो आपको ना रिवाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी। देखिए, कोई चीज़ हम सीख रहे हैं, ठीक है, उसको आप यदि दोहराते रहेंगे, ठीक है, तो आप उसको लंबे समय तक याद रखेंगे। यदि उसको आप नहीं दोहराएंगे बार बार, तो वह उतनी ही देर तक याद रहेगी जितनी देर तक आपने ना, थोड़ी देर तक ही याद रहेगी जितना कि उसको आपने पढ़ा है, लिखा है, ठीक है, समझा है। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। देखिएगा, आवृत्ति का सिद्धांत आप समझ गए ना। भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत महत्व है। सीखी हुई बात को, जो भी चीज़ें सीखी हैं या जो बात सीखी है, लैंग्वेज हो, सेकंड लैंग्वेज हो या भाषा अर्जन, उसको जितना अधिक दोहराया जाएगा वह उतने ही अधिक देर तक याद रहेगी, ठीक है। तो उसको ना दोहराते रहना चाहिए, बच्चों को दोहराने के लिए भी कहना चाहिए। आगे देखेंगे अनुपात और क्रम का सिद्धांत। अनुपात और क्रम का सिद्धांत क्या कहता है। क्रम का सिद्धांत मतलब, देखिए, भाषा का विकास जो है ना वह क्रम से होता है। देखिएगा, और यहाँ पर ये भाषा के कौशल हैं, श्रवण हो गया, वाचन हो गया, पहले बच्चा सुनेगा फिर बोलेगा, ठीक है, फिर पढ़ेगा, पठन होता है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, लेखन होता है। तो इस क्रम को भी याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम लोग भाषा कौशल के चारों प्रारूपों। भाषा कौशल के 4 प्रारूप हैं, श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है, ठीक है ना। इनको ना आपको कंटिन्यूली बच्चे हैं ना उनको बताना पड़ेगा, ठीक है, श्रवण कराना पड़ेगा, वाचन कराना पड़ेगा, पठन एवं लेखन सभी चीज़ें कराना पड़ेंगी। तो भाषा कौशल के चारों प्रारूप श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन में निपुणता के लिए, इनमें निपुणता के लिए मतलब है इनमें निपुण हो जाए, उसके लिए अभ्यास क्रम में समान अनुपात, ठीक है ना। समान अनुपात का मतलब है कि आप उसे श्रवण सिखा रहे हैं तो वाचन भी सिखाना है, ठीक है, बोलने के अवसर भी पर्याप्त देना है, श्रवण के भी देना है, पठन के भी देना है एवं लेखन के भी पर्याप्त अवसर देना है उचित अनुपात में, ठीक है। तो उचित अनुपात बनाए रखने पर जोर देता है, ठीक है ना, ये सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोगों ने जो भाषा विकास के सिद्धांत हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, जिसमें जो है ना चारों कौशल जैसे कि श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन, इनको ना पर्याप्त अनुपात में, ठीक है, सभी का अभ्यास पर्याप्त कराना चाहिए, सभी के अवसर देना चाहिए। आवृत्ति का सिद्धांत कहता है कोई भी बात सीखी है उसको दोहराते रहें, कोई भी भाषा सीखी है उसको दोहराना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत भी यही है कि यदि हम लोग कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भाषा को सीखते हैं, तो उसका अभ्यास भी जरूरी है। क्रियाशीलता का मतलब रहता है करके सीखना, ठीक है, करके सीखना। अभिप्रेरणा, रुचि का सिद्धांत या पुनर्बलन का सिद्धांत मतलब
ठीक है। जो भी बच्चा सीख रहा है उसमें उसको मोटिवेट करना है, और जो हम लोग उसको बता रहे हैं, जो भाषा पढ़ा रहा है या कोई भी, ठीक है ना, टॉपिक हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं या बता रहे हैं, तो उसमें उसकी रुचि होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री उसके अनुसार होना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार। और यदि वह अच्छा करता है तो उसकी आप प्रसन्नता करके उसको पुनर्बलन दे सकते हैं, जिससे उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा। अनुकरण का सिद्धांत ये भाषा अर्जन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। भाषा अर्जन में ना अनुकरण करके ही बच्चा अपने समाज परिवार से, आस पड़ोस, भाई बहन, माता पिता से सीखता है। और हम लोगों ने देखा था अनुबंध के सिद्धांत या सहचार का सिद्धांत, मतलब कि यदि शेषावस्था में बच्चे को कोई चीज़ आप बता रहे हैं तो उसको उसके सामने उपस्थित करना पड़ेगी, मतलब मूर्त रूप में यह काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को क्लास कैसी लगी? यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कॉल बटन पर सेट कर लें। और साथ ही में ना, यदि आप लोगों ने जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।